हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एनसीईआरटी क्लास 11 पॉलिटी की बुक की। और चैप्टर नंबर 9 हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जो है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। और इस चैप्टर के हम लोग दो पार्ट्स देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को लेकर इंडिया में क्या प्रोविजंस है, कि किस किस तरीके से अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। और स्पेसिफिकली हम लोग पिछले पार्ट में एक एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ये समझ रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट्स ज़्यादा हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर में रही है तो तब ज़्यादा हुए हैं। हमने देखा था कि सिंगल मेजॉरिटी पार्टी जब रही है पावर में तब भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा हुए हैं, और साथ ही साथ जब कोलिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ रही हैं तब भी जो है अमेंडमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। तो यहीं पर हमने चीज़ों को छोड़ा था, तो चलिए वहीं से आगे को कंटिन्यू करते हैं और इस चैप्टर को पार्ट 3 के साथ आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर आपको याद होगा तो पिछले पार्ट में मैंने आपको दो सवालों के साथ छोड़ा था, और वो ये थे कि वॉज दिस बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेसीज ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो संविधान में इतने ज़्यादा बदलाव हुए हैं, इतने ज़्यादा संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो उसके पीछे ये सवाल पूछा जा रहा है कि इतने ज़्यादा अमेंडमेंट्स क्यों हुए। क्या हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो एडिक्वेट नहीं था, या फिर दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन टू फ्लेक्सिबल, या हमारा जो संविधान है वो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल या इतना ज़्यादा लचीला है कि उसमें इतने ज़्यादा चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी में को लेकर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कंटेंट ऑफ अमेंडमेंट्स मेड सो फार, कि अभी तक जो भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं उनका क्या कंटेंट है वो देखते हैं। अमेंडमेंट्स मेड सो फार में बी क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स, यानी कि अभी तक जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं, है ना। लेटेस्ट जो था दैट वाज इन अगस्त 2021, पिछले साल। तो इसमें 3 तरीके के अमेंडमेंट हुए हैं। ये 105 जो है देर आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब देखिए क्या है। पहला ग्रुप वो था विच आर ऑफ टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर एंड वर ओनली क्लैरिफिकेशंस, एक्सप्लेनेशन एंड माइनर मॉडिफिकेशंस एक्सेट्रा, यानी कि जो पहला ग्रुप था अमेंडमेंट्स का, उसमें सिर्फ कुछ टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव बातें थी, और मतलब कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं थे। किसी चीज़ को लेकर कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है, कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, या कुछ छोटे मोटे बदलाव किए गए थे, माइनर मॉडिफिकेशंस थे। ठीक है। दे आर अमेंडमेंट्स ओनली इन द लीगल सेंस, बट इन द मैटर ऑफ फैक्ट दे मेड नो सब्सटेंशियल डिफरेंस टू द प्रोविजंस, यानी कि ये अमेंडमेंट तो अब लीगल वे में अगर चेंज किया गया है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कहीं पर एक फुल स्टॉप भी लगता है या हटता है, या कहीं पर एक कॉमा भी लगता है, तो उसको भी अमेंडमेंट माना जाता है। ठीक है। अब वो भले ही कितना छोटे से छोटा अमेंडमेंट हो, उसको अमेंडमेंट तो माना जाएगा लीगल तौर पे, लेकिन उसने कोई प्रोविजंस में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया, सिर्फ कुछ क्लैरिफिकेशंस वगैरह, एक्सप्लेनेशंस वगैरह दिए। ठीक है। अब इस तरीके के अमेंडमेंट्स का एग्जांपल दिया है, जैसे कि जो एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस है, वो पहले 60 हुआ करती थी, अब उसको बढ़ाकर जो है 62 कर दिया गया 15th अमेंडमेंट से। सिमिलरली जो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट की सैलरी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरी है, उसको भी बढ़ाया गया था 54th अमेंडमेंट से। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, कोई प्रोविजनल चेंज नहीं है। ठीक है। हाई कोर्ट की जज को सैलरी पहले भी मिलती थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले 50,000 मिलती थी, अब 60,000 मिलने लग गई, है ना। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज जो है वो नहीं हुआ है। ठीक है। We may also take the example of provision regarding reservation seats in the legislature for scheduled caste and scheduled tribes. SC/ST के लिए जो legislatures में सीट्स रिजर्व होता था, जो रिजर्व कोटा होता था, उसकी अगर हम बात करें तो जो ओरिजिनल प्रोविजन कहता है कि ये रिजर्वेशन होना चाहिए 10 सालों के लिए। ठीक है। ये बेसिकली आपका 334th आर्टिकल है। ठीक है। अब बाद में क्या हुआ कि इनको फेयर रिप्रेजेंटेशंस देने के लिए इन सेक्शन को, इसको, इस प्रोविजन को, कि इनको जो है क्या मिलेगा, कोटा मिलेगा या रिजर्वेशन मिलेगा SC/ST को लेजिस्लेचर में, तो धीमे धीमे इसको बढ़ाया गया, 10-10 साल के लिए इसको बढ़ाया गया। एंड दस आफ्टर एवरी 10 ईयर्स एन अमेंडमेंट इज बेस्ड टू एक्सटेंड द पीरियड बाय अनदर 10 ईयर, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि संविधान लागू होने से 10 साल के बाद ये खत्म हो जाएगा, 20 साल के बाद खत्म हो जाएगा, तो हर साल उसको जब बढ़ाते जाते हैं
तो पहले 10 साल लिखा था, फिर उसको लिखा कि 20 साल के बाद ये प्रोविजन खत्म हो जाएगा, फिर लिखा 30 साल के बाद। तो ऐसा करते करते उसको ये 80 साल तक बढ़ा चुके हैं। यानी कि अभी रिसेंटली जब पिछली बार बढ़ा था 104th अमेंडमेंट जो हुआ था, 104th अमेंडमेंट 2019 का, उसमें इस चीज को जो है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि दिस हैज लेड टू 6 अमेंडमेंट्स, तो 6 नहीं, अब ये 9 अमेंडमेंट, 8 अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक है, 8 बार ये अमेंड किया जा चुका है इस तरीके से। और ये 10 साल के पीरियड को जो शुरुआत में लिखा था कि ये प्रोविजन, ये रिजर्वेशन जो है SC ST का वो 10 साल तक रहेगा संविधान लागू होने से, अब उसको बढ़ाकर 80 साल तक पहुंचा दिया है। तो 80 साल का मतलब आप समझ सकते हैं कि 1950 से आप 80 साल अगर जोड़ लीजिए तो 2030 तक ये प्रोविजन जो है वो बढ़ा दिया गया है। अब उसके बाद फिर देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, बट दीज अमेंडमेंट्स हैव नॉट मेड द डिफरेंस टू द ओरिजिनल प्रोविजन, इन दिस सेंस इट इज ओनली अ टेक्निकल अमेंडमेंट। ठीक है, वही बात है कि अब ये जो प्रोविजन, मतलब ये SC ST को रिजर्वेशन तो मिलता था, ठीक है, जो लेजिस्लेचर की सीट्स है वहां पर इनके लिए रिजर्व सीट्स रहती थी, वो पहले भी थी अभी भी है, तो उसमें कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, कुछ प्रोविजन में तो चेंज आ नहीं रहा है। ठीक है, सिर्फ बस कुछ माइनर डिफरेंसेस जो है उसमें फर्क पड़ा है कि पहले 10 साल था, फिर 20 साल हुआ, अब 30 साल हुआ, ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन कोई बहुत बड़ा जो है चेंज नहीं हुआ है, तो इसको सिर्फ हम टेक्निकल अमेंडमेंट ही मानेंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं, डू यू रिमेंबर द डिस्कशन इन चैप्टर 4 अबाउट द रोल ऑफ प्रेसिडेंट। हमने चैप्टर 4 में प्रेसिडेंट के रूल के बारे में बात की थी। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, इट वाज अज्यूम्ड दैट इन अवर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट वुड नॉर्मली अबाइड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हमारी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें यह माना गया था कि प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करेंगे, ठीक है, या उसको मानेंगे। तो दिस वाज ओनली रीइटरेटेड बाय अ लेटर अमेंडमेंट व्हेन आर्टिकल 74 clause 1 was amended to clarify that the advice of council of minister will be binding on the president। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट shall act in accordance with the advice of the council of ministers। यानी कि ये था तो पहले भी, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही काम करते थे, लेकिन वो क्लियरली मेंशन नहीं था, तो उसको, उसका जो नेचर है, जो एडवाइस है, उसका नेचर को बाइंडिंग बनाने के लिए उस प्रोविजन को ऐड किया गया और 74th 1 आर्टिकल जो है वो अमेंड किया गया। ठीक है, तो रियलिटी में अगर हम बात करें तो कोई अंतर तो आया नहीं, क्योंकि दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग ऑल थ्रू। यानी कि यही चीज चल रही थी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट काम करते थे, लेकिन उसको सिर्फ वे ऑफ एक्सप्लेनेशन के लिए उस अमेंडमेंट को किया गया। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। इसके बाद अगला आता है डिफरिंग इंटरप्रिटेशंस। A number of amendments are a product of different interpretations of the constitution given by the judiciary and the government of the day। ठीक है, मतलब वो जो हमने पीछे बात करी जो सिर्फ टेक्निकल अमेंडमेंट्स थे, वो फर्स्ट ग्रुप ऑफ अमेंडमेंट्स थे। यानी कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स तो ऐसे हुए हैं जो सिर्फ कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस है, कुछ क्लैरिफिकेशंस है, कुछ एक्सप्लेनेशंस है, ऐसे ही उसमें कुछ जो प्रोविजंस है उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, अब जो दूसरे प्रकार के अमेंडमेंट्स हैं वो है कि जो जुडिशरी है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से किया गया। हमने, आपको याद होगा इस चैप्टर को जब हमने स्टार्ट किया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है का मतलब मैंने आपको बताया था कि हर चीज क्लियरली मेंशन नहीं है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरप्रिटेशन। अब कोई किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है तो उसके लिए वो बात का मतलब अलग हो जाएगा, कोई अगर दूसरे तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है तो उसके लिए बात का मतलब अलग हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को जुडिशरी और गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग तरीके से अगर उसको इंटरप्रेट करती है तो फिर उन दोनों के जो है विचारों में फर्क आ जाएगा, भिन्नता आ जाएगी। तो जब फिर ये दोनों क्लैश होते हैं, द पार्लियामेंट हैड टू इंसर्ट एन अमेंडमेंट अंडरलाइनिंग वन पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन एज द ऑथेंटिक वन। ठीक है, अब दोनों में क्या होगा कि जुडिशरी बोल रही है कि हम सही है, गवर्नमेंट बोल रही है कि हम सही है। ठीक है, तो फिर पार्लियामेंट जो है वो क्या करेगी, वो कुछ अमेंडमेंट लेके आएगी इस तरीके से, और उसको ये चीज बतानी पड़ेगी कि इन दोनों में से किसका इंटरप्रिटेशन जो है वो ज्यादा ऑथेंटिक है, ज्यादा सही है। ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स दैट वेरियस इंस्टीट्यूशंस वुड इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पर्टिकुलरली द स्कोप ऑफ देयर ओन पावर्स इन अ डिफरेंट मैनर। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी में तो होगा। ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में यही चीज होगी कि जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, और आपका लेजिस्लेटिव बॉडीज हो गई, तो ये क्या करेंगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगी। ठीक है,
और अपनी जो पावर्स हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव है वो ये कहेगा कि एग्जीक्यूटिव और जो अथॉरिटी है उसकी पावर ज़्यादा है, ठीक है, तो वो अपनी पावर को अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा और अपनी पावर्स का स्कोप ज़्यादा बताएगा। सिमिलरली जुडिशरी ये कहेगा कि नहीं, जुडिशरी की पावर सबसे ज़्यादा है, तो वो अपनी पावर्स के स्कोप को क्या करेगा, बड़ा बताएगा। तो ये चीज़ें तो यहाँ पर होती रहेंगी, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस किए गए हैं उससे पार्लियामेंट संतुष्ट नहीं हुई है, और इसलिए उसने ये कहा कि हम संविधान को अमेंड कर देंगे टू ओवरकम द रूलिंग ऑफ द जुडिशरी। ऐसा जो है 1970 से 75 के दशक में बहुत बार हुआ, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट थी वो बेसिकली, आपको मैंने बताया कि 1970-75 के बीच में जो इंदिरा गांधी है उनकी गवर्नमेंट थी, ठीक है, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की बहुत भारी बहुमत, ठीक है, मोर देन 350 सीट्स के आसपास। और उसमें आप ये देखें कि अगर गवर्नमेंट कोई रूल लेके आती है तो जुडिशरी उसको क्या बोल देता है कि नहीं, ये रूल सही नहीं है, ये नल अवॉइड कर दिया जाए। फिर अब गवर्नमेंट, मतलब एक तरीके से आपको पता है ना कि एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर ओनली, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट है, गवर्नमेंट तो लेजिस्लेचर से ही बननी है। तो अब गवर्नमेंट अगर ये बोलती है कि हम कुछ ला रहे हैं, जुडिशरी उसको नल अवॉइड करेगी, तो वापस से फिर क्या होगा कि जो पार्लियामेंटेरियन है या जो लेजिस्लेटिव है वो एक ऐसा कोई अमेंडमेंट लेके आएंगे जिससे जो जुडिशरी की रूलिंग है वो ओवरकम कर ली जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें जो है बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये टसल चलता रहा, ठीक है, ये टसल चलता रहा, इसको टग ऑफ वॉर भी कह सकते हैं। टग ऑफ वॉर मतलब दोनों के बीच में रस्साकसी चल रही है, ठीक है, जुडिशरी कह रही है कि हमने जो बोल दिया वो सही है, जो पार्लियामेंटेरियन है वो बोल रहे हैं, जो मतलब लेजिस्लेटिव है वो बोल रहा है कि जो हमने बोल दिया वो ठीक है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में रस्साकसी चल रही है, और इसीलिए 1970 से 75 के बीच में इस तरीके के काफ़ी सिचुएशंस हुए और काफ़ी सारे जो है अमेंडमेंट्स इस टाइम पर देखने को मिले हैं। आपको याद होगा हमने पिछले पार्ट में बात करी थी कि 1974 से लेकर 1976 के बीच में ही 10 अमेंडमेंट हो गए थे, ठीक है ना। इन 3 सालों में ही कितने अमेंडमेंट हो गए थे, 10 हो गए थे, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर। अब इसके बाद हमने जुडिशरी वाले चैप्टर में देखा था कि इश्यूज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट, ठीक है, हमने ये चीज़ देखी थी कि किस तरीके से जुडिशरी और जो पार्लियामेंट है उनके बीच में इश्यूज ऑफ डिफरेंसेस होते रहते हैं, मतलब उनके मतभेद होते रहते हैं। वन वॉज द रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये भी होता था कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो ज़्यादा सुप्रीम है या डीपीएसपी ज़्यादा सुप्रीम है ना। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आपको पता है वो ये बोलते हैं कि जो नागरिक हैं उनको ये अधिकार मिलने चाहिए, और डीपीएसपी क्या कहता है कि सरकार जो है वो अपनी तरफ से कुछ कर रही है, सरकार को एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस है, गवर्नमेंट को एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस है कि आपको लोगों के वेलफेयर के लिए ये चीज़ें करनी है। अब लोगों के लिए कुछ कुछ चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो उसमें लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये टसल रहती थी कि क्या फंडामेंटल राइट सुप्रीम है या डीपीएसपी सुप्रीम है, ठीक है। दूसरा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो राइट्स थे उसके स्कोप को लेकर जो है वो भी टसल चलता था। और तीसरा ये है कि स्कोप ऑफ पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि पार्लियामेंट के पास कितनी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, इस चीज़ों को लेकर भी जो है वो इशू ऑफ डिफरेंसेस या ओपिनियन में डिफरेंस जो है वो चलता रहता था बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट, ठीक है। अब 1970-75 के बीच में पार्लियामेंट ने जो है बहुत सारे अमेंडमेंट किए टू ओवरकम द एडवर्स इंटरप्रिटेशंस बाय द जुडिशरी, ये मैंने आपको बता दिया। और इसी दौरान हम बात करें तो मैनी पॉलिटिकल इवेंट्स वर अनफोल्डिंग and thus this history of our constitutional development can be fully understood only in the context of politics of that period। यानी कि अब हम इस समय की जो पूरी की पूरी कहानी चल रही है वो हम तभी समझ पाएंगे जब हम उस समय की पॉलिटिक्स को समझेंगे कि 1970-75 के समय में क्या चल रहा था, है ना, इतने सारे अमेंडमेंट्स क्यों हुए और जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों आया। वो चीज़ें हम लोग समझेंगे जब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो हम अगले साल पढ़ेंगे, मतलब अगले साल की जो बुक, मतलब क्लास 12th की बुक में हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर, ठीक है। जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है वहाँ पर जब हम चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अमेंडमेंट्स थ्रू पॉलिटिकल कंसेंसस, यानी कि ये कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों जो है साथ मिलके अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, ठीक है। ये एक अनदर लार्ज ग्रुप ऑफ अमेंडमेंट्स है दैट हैव बीन मेड एज अ रिजल्ट ऑफ कंसेंसस अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो है अब एक कंसेंसस बन रहा है, सहमति बन रही है, और उसकी वजह से जो है काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। वी मे से दैट दिस कंसेंसस
made it necessary that some changes had to be made in order to reflect the prevailing political philosophy and aspirations of the society. ठीक है, मतलब ये कंसेंसस जो थे उसकी वजह से क्या हुआ, उसने ये बताया कि कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो करने ज़रूरी हैं, ठीक है, जो सोसाइटी की एस्पिरेशंस आकांक्षाओं को दिखाएं, ठीक है, कि लोग ये चाहते हैं, तो इस तरीके के चेंजेस जो है वो करने ज़रूरी हैं, तो ये चेंजेस किए गए. इनफैक्ट मैनी ऑफ द अमेंडमेंट्स ऑफ पोस्ट 1984 पीरियड आर इंस्टेंसेस ऑफ दिस ट्रेंड. 1984 के बाद के जितने भी या मोस्ट ऑफ दी जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो इसी ट्रेंड को दिखाते हैं. रिमेंबर आवर क्वेश्चन above about the peculiarity that even when there were coalition governments the period saw so many amendments. ठीक है, हमने ये बात की थी, हमने 2001 से लेकर 2003 तक का एक पीरियड देखा था कि कोलिजन गवर्नमेंट होने के बाद भी अमेंडमेंट्स बहुत सारे हुए थे, है ना. तो द रीजन इज बिकॉज मैनी ऑफ दीज अमेंडमेंट्स वर बेस्ड ऑन द इवॉल्विंग कंसेंसस ऑन सर्टेन इश्यूज. तो हम समझ सकते हैं कि वो क्यों हुए होंगे, वो यही कंसेंसस वाली बात है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सब चाहते थे, कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनको अमेंड करना ज़रूरी था, तो उनको अमेंडमेंट किया गया. ठीक है, जैसे कि एक एंटी डिफेक्शन का अमेंडमेंट लाया गया था, 52nd अमेंडमेंट. ठीक है, तो पॉलिटिकल टर्बुलेंस तो चल रहा है क्योंकि अलग अलग सरकारें जो है वो आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन फिर भी जो है वो सीरीज ऑफ अमेंडमेंट्स चलते रहते हैं. अपार्ट फ्रॉम द एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट्स, एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट्स जो हुए हैं 52nd और 91st, इसके अलावा कुछ और अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, जैसे कि 61st अमेंडमेंट था जिसमें वोटिंग की मिनिमम एज को 21 से घटाकर 18 साल कर दिया गया, और साथ ही साथ 73rd और 74th अमेंडमेंट भी इसमें शामिल थे. इसी समय में कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे थे क्लैरिफाइंग एंड एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एडमिशंस. ठीक है, सिर्फ इसमें यह था कि जो जॉब्स हैं और जो आपके एडमिशन्स वगैरह हैं उस पर रिजर्वेशन जो है, जो आरक्षण है, उसके स्कोप को बढ़ाने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स किए गए. 92-93 में ओवरऑल कंसेंसस इमर्ज्ड इन द कंट्री अबाउट दीज मेजर्स एंड देयरफॉर अमेंडमेंट्स रिगार्डिंग दीज मेजर्स वर पास्ड विदाउट मच डिफिकल्टी. तो ठीक है, तो उस समय पर इन सभी तरीके के मुद्दों पर कंसेंसस बना, और कंसेंसस बनने की वजह से ये कुछ अमेंडमेंट्स थे जैसे कि 77th, 81st, 82nd, ये बड़ी आसानी से जो है पास हो गए. ठीक है, इसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे थे जिनमें कंट्रोवर्सीज हुई थी, कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स हुए थे, जैसे कि आवर डिस्कशन सो फार शुड नॉट क्रिएट एन इंप्रेशन दैट देयर हैज नेवर बीन एनी कंट्रोवर्सी ओवर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हमने कुछ अलग अलग तरीके के अमेंडमेंट्स पढ़े. जैसे सबसे पहला हमने पढ़ा कि कुछ वो सिर्फ टेक्निकल अमेंडमेंट्स थे जो सिर्फ कुछ क्लैरिफिकेशन देते थे, है ना, और कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे थे जो जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में कुछ टसल चल रहा था तो वो आपस में चेंज कर रहे थे इंटरप्रिटेशन के डिफरेंस होने की वजह से. तीसरे अमेंडमेंट्स हमने ऐसे देखे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, वो सोसाइटीज़ की एस्पिरेशंस को जारी रखने के लिए उनको सच बनाने के लिए जो है अमेंडमेंट्स किए गए, तो वो चल रहे थे. तो अभी तक हम ये देखने को लग रहा है कि अमेंडमेंट्स चाहे किसी भी तरीके से हो रहे हों, बड़े स्मूथली चल रहे हैं. लेकिन यहाँ पर यही बात बोली जा रही है कि हमें ये नहीं लगना चाहिए कि कभी भी अमेंडमेंट्स को लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है. अमेंडमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड 1970 टू 1980 की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा लीगल और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी देखने को मिली है. द पार्टी दैट वर इन अपोजिशन ड्यूरिंग द पीरियड 1971 टू 1976 सॉ मैनी ऑफ दीज अमेंडमेंट्स एज अटेम्प्ट्स बाय द रूलिंग पार्टी टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. अब यहाँ पर क्या हुआ, 1971 से 1976 के बीच में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उस समय कई सारे इस तरीके के अमेंडमेंट्स किए गए जिसमें जो अपोजिशन पार्टी थी उनको ये लगता था कि ये रूलिंग पार्टी वाले क्या कर रहे हैं, ये संविधान को ही पलट देना चाहते हैं, पूरा संविधान ही बदल देना चाहते हैं. जैसे कि 38th अमेंडमेंट, 39th, 42nd, ये कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहे हैं. और these three amendments were made in the background of internal emergency declared in the country from June 1975. जब 1975 में जब इमरजेंसी लगती है उसके बाद इस तरीके के अमेंडमेंट्स किए गए. ठीक है, और ये अमेंडमेंट्स क्यों किए गए, टू मेक बेसिक चेंजेस इन मैनी क्रूशियल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत सारे पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज किया गया था. 42nd अमेंडमेंट जो था ये तो बहुत फेमस था, was particularly seen as a wide ranging amendment affecting large parts of the constitution. 42nd amendment जो था उसमें
बहुत सारे पार्ट्स में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज किया गया था। इट वॉज ऑल्सो एन अटेम्प्ट टू ओवरराइड द रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट गिवन इन द केशवानंदा केस, क्योंकि केशवानंदा भारती का केस जो था, जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन देता है, वो 1973 का था, और ये जो 42nd अमेंडमेंट की बात हो रही है ये 1976 में आया था। तो इसने बेसिकली इस हद तक जो है अमेंडमेंट्स की बात की थी कि ये जो केशवानंदा भारती का केस था, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, उसको भी ये बदलना चाहता था। ठीक है, लोकसभा का ड्यूरेशन भी जो है वो बढ़ा के 4-5 साल की जगह 6 साल कर दिया गया था, है ना। राइट्स के चैप्टर में हमने बात की थी अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज की हमने बात की थी, तो वो भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इसी अमेंडमेंट एक्ट से लाई गई थी। साथ ही साथ 42nd अमेंडमेंट जो है वो जुडिशरी की रिव्यू पावर्स पर भी क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन लगाता है। और इट इज सेड दैट एट दैट टाइम that this amendment was practically a rewriting of many parts of the original constitution। तो उस समय वही मैं बता रहा हूँ कि इतने ज़्यादा चेंजेस इसमें किए गए कि ये कहा जाने लगा कि ये जो अमेंडमेंट किया गया है 42nd अमेंडमेंट, ये एक तरीके से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट्स को दोबारा लिखा जा रहा है, रीराइट किया जा रहा है, ऐसा बोला गया था। ठीक है, अब डू यू नो दैट दिस अमेंडमेंट मेड चेंजेस टू द प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल में भी यहाँ से कुछ अमेंडमेंट में चेंज हुआ था, साथ ही साथ 7 शेड्यूल में भी चेंज हुआ था, एंड टू द 53 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 53 आर्टिकल्स तक में कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज हुआ था। मैनी एमपीज बिलोंगिंग टू द अपोजिशन पार्टीज जो थे वो जेल में थे, एंड दिस अमेंडमेंट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट। अब ऑब्वियस सी बात थी कि इमरजेंसी का टाइम था, तो बहुत सारे जो लीडर्स थे वो जेल में थे, तो अमेंडमेंट कराना सरकार के लिए बहुत ही आसान था, वो फटाफट इसके बिल जो है वो पास करा लेते थे। इन दिस बैकड्रॉप इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1977। 1977 में फिर इलेक्शन होते हैं, और जो रूलिंग पार्टी होती है कांग्रेस, वो हार जाती है। जो नई गवर्नमेंट बनती है उस समय जनता पार्टी की सरकार बनती है, एंड दो इट नेसेसरी टू रिकंसिडर दीज thought it necessary to reconsider these controversial amendments, and through the 43rd and 44th amendments cancelled most of the changes that were affected by 38, 39 and 42nd amendment। ठीक है, तो जब 1977 में चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो कांग्रेस पार्टी हार जाती है, जनता पार्टी की सरकार बनती है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, और उसके बाद 40 मतलब बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, जैसे 43rd और 44th अमेंडमेंट करके ये जो 38, 39 और 42 अमेंडमेंट्स के बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, उनको खत्म कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस वॉज रिस्टोर्ड बाय दीज अमेंडमेंट्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके से बैलेंस थोड़ा सा हिल गया था इतने सारे अमेंडमेंट्स करने के बाद, उनको वापस से रिस्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी बात क्लियर है। तो चलिए इस पार्ट को इतना ही रखते हैं। जो अगला पार्ट रहेगा उसमें हमें इस चैप्टर का थोड़ा सा लास्ट का जो पोर्शन है, जिसमें हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह की बात कर रहे हैं, उसको कवर करेंगे, और उसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने जो भी डाउट्स हैं वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमसे ईमेल के थ्रू भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, या जो भी आपको डाउट्स है पूछ सकते हैं support@okul.co पर। और अगर आप हमसे ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, और बाकी हमारे जो और सारे कोर्सेज हैं उनके लिए आप हमें हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चले मिलेंगे अगले लेक्चर में, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।